हम लखनऊ में हैं पिछले 2 दिन से और हम जानकीपुरम विस्तार में हैं। जानकीपुरम में जब हम आते हैं तो हमको यहाँ कुछ ऐसे चेहरे ज़रूर और ऐसे नाम ज़रूर देखने को और सुनने को मिलते हैं जिन्होंने मान्यवर साहब काशीराम साहब के साथ काम किया और आज भी उम्र-दराज होने के बावजूद भी वो घर नहीं रहते हैं। मान्यवर साहब काशीराम के मूवमेंट को, फूले अम्बेडकरी आंदोलन को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। मेरे साथ केएल जाटव साहब हैं, जो रिटायर इंजीनियर हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान समय में जो बहुजन राजनीति को लोग अक्सर कहते हैं कि वो लगाम में नहीं है, लगाम विहीन हो गई है और जो बहुजन नेता हैं, वो कहीं न कहीं मान्यवर साहब काशीराम ने जो रास्ता बताया था, उससे भटक गए हैं। जाटव साहब स्वागत है आपका जय भीम। तो हमारा पहला सवाल यही है कि आपने मान्यवर साहब काशीराम साहब के साथ में काम किया। वर्तमान में चाहे बहन जी हैं, जो उनकी उत्तराधिकारी के रूप में काम कर रही हैं। लोग अक्सर आरोप लगाते हैं कि मायावती मान्यवर साहब काशीराम के रास्ते से भटक गई है। आपको कैसा लगता है? क्योंकि आपने मान्यवर साहब के साथ भी काम किया है। देखिए, ऐसा है कि मानवर साहब के साथ में जो लोग काम किए हैं, वो जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद में हमारे बीच मानव काशीराम साहब आए थे और जो उन्होंने विचारधारा दी थी, उस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए वही नहीं, बहुत सारे हज़ारों लाखों लोग आगे काम करते रहे और यहाँ तक जो ये मूवमेंट पहुँचा है, जो मिशन पहुँचा है, वो हमारे लाखों कार्यकर्ताओं की वजह से पहुँचा है। अब वो कार्यकर्ता अगर ये कहें कि मानवर साहब तो ठीक थे, मायावती ठीक नहीं है, तो मैं तो केवल एक लाइन में कहता हूँ कि आपके घर में कोई लड़की हो, नौकरी कर रही हो, नौकरी छुड़वा दीजिए, शादी भी मत करिए और कहिए बिटिया हम तुम्हें नेता बनाएँगे, तब आप उनको मालूम पड़ेगा कि कोई लड़की घर से बाहर निकलती है, कितनी परेशानी उठाए थे कितनी परेशानी मतलब उठानी पड़ती है। और हमें मायावती की जो कार्यप्रणाली पे बिल्कुल गर्व है एंड वी मस्ट बी प्राउड ऑफ वेरी मच अवर डॉटर की वो सब पे भारी पड़ रही है और जो राजनीति की जो नई दिशा दी है उससे मैं पूरी तरह के संतुष्ट हैं। बहन मायावती की जो एक्टिविटी बिल्कुल प्रॉपर है। लोगों के समझ नहीं पा रहे हैं, लोग एडजस्ट नहीं कर पा रहे, ये उनकी प्रॉब्लम है। कोई सीनियरिटी लेके कहता है कोई हमारे यहाँ आए हमसे सलाह मशवरा, अरे भैया काम करो ना। आज मैं बता रहा हूँ कि मैं मारो काशीराम साहब से 1985 में मिला था सबसे पहले रायपुर में और जिस स्पिरिट जिस एनर्जी से मैं तब जुड़ा था, वही स्पिरिट एनर्जी आज भी अंदर मेरे है। 70 साल हो गए, मेरी एज से 70 साल हो गए, 10 साल में रिटायर हो गया हूँ, लेकिन मैं तो नहीं थका हूँ। मुझे कोई विरोध नहीं, तो मैं ना तो मेरे पास पार्टी की कोई पोस्ट है, ना तो मैं कार्यकर्ता हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं तो अभी भी काम कर रहा हूँ। मानो काशीराम साहब का वो बंद कमरे में जो कार्यक्रम था 20 साल तक किया, उन्होंने जो जागृत लाई, वो काम अब पार्टी बनने में रुक गया। अच्छा, जाटव साहब एक सवाल बड़ा होता है कि एक आरोप लगता है बहन जी पर कि मान्यवर साहब काशीराम अपने परिवार को छोड़ा है और वो कभी लौट कर के नहीं गए। और बहन जी जो वो पूरे परिवार को ही पार्टी में ले आई हैं। अभी आकाश आनंद की शादी में पूरे रीति-रिवाज से बहन जी का जाना और वो पूरे परिवार के साथ में शादी एन्जॉय करना। तो आपको लगता है कि जो मान्यवर साहब काशीराम ने कभी अपनी मदर को पत्र लिखते वक़्त ये कहा था कि माँ मुझे सेहरा नहीं, मुझे कफ़न चाहिए। और बहन जी जो है वो पूरे परिवार को पार्टी में ले आई, भैया को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया, भैया भतीजे को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बना दिया। तो परिवारवाद हावी हुआ कहीं न कहीं पार्टी में। देखिए ऐसा है, मैं एक एग्ज़ाम्पल बताऊँगा, एग्ज़ाम्पल तो हमारे पास कई एक हैं। राजा राम जी हुआ करते थे मध्य प्रदेश में। उनको एक बार बहन जी ने राष्ट्रीय बनाया उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाया नहीं और उसके दूसरे दिन विरोध हो गया शुरू। राजा राम हटाओ, मत बचाओ, पार्टी बचाओ ऐसा करके। तो बहन जी ने इसके पहले 10, 15, 20 साल में जो भी डिसीज़न लिए, किसी को आगे लाई हैं, तो तुरंत विरोध शुरू हो जाता। हमारे विरोधी, चाहे वो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं या हमारे से असंतुष्ट लोग विरोध करते। तो अभी बहन जी ने बहुत अच्छा स्टेप लिया कि चलो हम अपने घर ही में, मतलब हमारा भतीजा पढ़ा लिखा है, कोई ये भी नहीं कहेगा कि भाई ये कोई है वो अंगूठा छाप आदमी, फॉरेन से पढ़ के आए भतीजा, उसको आगे करने की क्या दिक्कत है? कम से कम सब लोग चुप तो हैं ना। और बाद बाकी किसको आगे लाएँ? अभी जो है राम जी गौतम को सांसद बनाया, इनको जो है वहाँ पर हरियाणा में हमें पता लगा उनको बेइज़्ज़ती किया गया। तो जिसको बहन जी आगे लाते हैं उसको लोग पीछे पड़ जाते, तुरंत विरोध। यहाँ एक देखो, मोहन भागवत किसी ने नहीं देखा है, लेकिन मोहन भागवत जो उँगली उठा दे, सब मानने को तैयार हैं। और बहन जी के हर आदमी घर में बैठा है, कोई काम नहीं कर रहा, सब सलाह देना चाहता है। अरे भैया सलाह देना चाहते हैं तो कुछ सुनो तो कि क्या कर रहे हैं। हम मैं तो जितनी स्ट्रैटेजी उनकी स्ट्रैटेजी जो रणनीति है बहन जी की,
उससे आरएसएस वालों को पसीना आता है कि बोलते कितनी अच्छी स्ट्रेटजी है। और हमारे लोगों को गधों को नहीं समझ में आ रहा है कि जो है वो कहना वो घर बैठ के भी विरोध कर रहे हैं। अरे भई बाहर निकलो ना कुछ करो। और मैं इसलिए मैं समर्थन कर रहा हूँ कि मैं तो आज भी मैं निकलता हूँ बाहर। हर संडे को मैं बाहर रहता हूँ, लोग तैयार कर रहा हूँ। तो मैं ये कहता हूँ, तो आप लोग पहले आओ तो लोगों से मिलो तब ये पता लगे कि भाई आप गलत कर रहे हैं, एक बहन जी सही सही कर रहे हैं। मुझे तो बहन जी में कोई नहीं कहना वो गलत अगर बहन जी की नीतियाँ गलत होती तो इतना जनाधार जो उत्तर प्रदेश लोग हैं वो जानते हैं कि बहन जी का शासन कैसा था। हमारे लोग कम जानते हैं, शेड्यूल कास्ट लोग कम जानते हैं बैकवर्ड, लेकिन सवर्ण तबका जानता है कि कितना अच्छा अच्छा सर, कंट्रोल आप किया। आप आप जिस प्रकार से बहन जी के बारे में बता रहे हैं कि बहन जी का शासन बहुत अच्छा था, बहन जी की नीति बहुत अच्छी है और बहन जी की रणनीति से आरएसएस को भी पसीना आता है। फिर क्या कारण है कि रिजल्ट नहीं आ पा रहा है? 207 विधायक हुआ करते थे, 80 रह गए, 19 रह गए, अब एक विधायक पर हम लोग सिमट कर रह गए, 32% वोट था, 12% पर रह गए। तो दिन प्रतिदिन हार हो रही है, लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, निकाय चुनाव हो, हम जो है वो वोट कटवा की स्थिति में उत्तर प्रदेश में रह गए हैं। तो इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? देखिए, इसमें जो हमारा अनुभव है मैं बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट तो भी एकजुट नहीं है। और मुलायम सिंह यादव को पिछले 25 साल से जो मुस्लिम तबका जो सपोर्ट कर रहा है, इसकी वजह से उनकी राजनीति चमक रही है। मैंने महसूस किया है कि मुसलमान जो है, मानो काशीराम साहब कहा करते, भैया तुम सुरक्षा के लिए क्यों परेशान हो? हम तो चाहते तुम इस देश के खुद शासक बनो, खुद सुरक्षा करो। और इसीलिए उन्होंने एक बार तो मुस्लिम लोगों को 99 करीब टिकट दिया था, तो भी नहीं साथ दिया। क्यों नहीं? अब मेरे समझ में आता है क्यों नहीं मुसलमान लोग बीएसपी क्यों नहीं जुड़ता? इसलिए नहीं जुड़ता है कि पूरे भारतवर्ष में 6 मुस्लिम हैं लीडर जो बहुत मजबूत हैं। उनके थोड़ा जो उधर साउथ में नहीं जानते हैं, लेकिन 2 तो काफ़ी लोग जानते हैं। एक उत्तर प्रदेश में मोहम्मद आजम खान और एक ओवैसी। ये लखपति नहीं, करोड़पति नहीं, अरबपति हैं और बहुत इनकी समाज में बहुत वैल्यू, पढ़े लिखे हैं। तो आजम खान उत्तर प्रदेश में जो बात कह देंगे, कोई मुसलमान नहीं टालेगा। ये नसमुद्दीन सिद्दीकी कहाँ लगते हैं? तो वो चाहते हैं कि हमारा बड़ा लीडर जिधर जाएगा उधर वो जनता जाती है। तो मुसलमान तो इसलिए नहीं जुड़ा पिछले 25 साल से हमारे साथ। अब रही बात है कि शेड्यूल कास्ट के अंदर लीडरशिप, तो शेड्यूल कास्ट लोगों को आगे आना चाहिए। तो हर आदमी जो है मानव काशीराम के साथ में पैरेलल लॉन्च किया था इनको, रामविलास पासवान को। क्या वो कर पाए? और मानो काशीराम जी सफल रहे। अभी बहन जी ने सरकार बनाई 4 साल बाद, 4 बार सरकार बनाई। अब जो है मतलब कि अब लोग क्या चाहते हैं मेरे समझ से, असल में क्या दिक्कत ये है कि इस देश का जो अपर कास्ट तबका है, वो चाहते हैं कि कोई भी राजनीति चले हमारे हिसाब से चले। इसलिए जो है मुलायम सिंह और अखिलेश यादव उनको बहुत सूट करते हैं, क्योंकि उनकी विचारधारा अपर कास्ट के उनसे मेल खाती है। इधर बाबा साहब अम्बेडकर की सोच के आधार पे सरकार चलाना उनको नहीं अच्छा लग रहा नहीं है। सर, अभी तो आप देखेंगे कि जिस प्रकार से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारी साइकिल के 2 पहिए हैं, एक में लोहिया हैं और दूसरे में अम्बेडकर हैं। तो ऐसी स्थिति में जब अखिलेश यादव खुल कर के कह रहे हैं मैं शूद्र हूँ, उनके बोर्ड लग गए हम गर्व से कहो शूद्र हूँ। और स्वामी प्रसाद मौर्य जिस प्रकार से बोल रहे हैं कि हम शूद्र हैं और वो कहीं न कहीं एससी, एसटी, ओबीसी के नेता के बहुजन समाज के नेता के रूप में उभर रहे हैं और वो भी अम्बेडकर की बात कर रहे हैं। तो फिर अखिलेश में क्या दिक्कत है? लोग तो अखिलेश को भी स्वीकार कर रहे अखिलेश हैं। यादव के बारे में एक लाइन बता दूँ, वो डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेना शुरू कर दें जाके गाँव में, ललई सिंह यादव का नाम लेना शुरू कर दें, कल उनके साथ यादव भाई छोड़ के चले जाएँगे उनका साथ, मैं बता रहा हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात अभी जो है हमारे वो दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं लक्ष्मण यादव, वो अगर बात करते हैं तो उनको अरे ये तो यादव नहीं है, ये तो मुझे लगता है ये तो चमार होगा, तभी बाबा साहब की बात कर रहा है। तो ये जो जातिवादी व्यवस्था है, बहन जी का लोग समर्थन अंदर-अंदर तो समर्थन कर रहे हैं, बाहर नहीं, क्योंकि अरे मतलब कि दूसरे लोग भड़काने भी लगे, अरे! हमारे देश पे शासन करेंगे, बहन जी शासन करेंगी, और कोई ब बचा ही नहीं। इस मुद्दे की जहाँ बात होती है, तहाँ सब पिछड़े वर्ग को दूसरे लोग सब एकजुट हो जाते हैं। हाँ ना, मायावती नहीं आना चाहिए। तो चाहे मोदी चाहे जैसा करे, सब है उसको बोल दिया मोदी पिछड़े वर्ग का है, मोदी पिछड़े वर्ग का है, वो इतनी बात फैला देगी। अरे भैया मोदी पिछड़े वर्ग का नहीं है, वो जाति जो उसकी थी, घाची जात गुजरात में ओबीसी में नहीं आती थी। जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब ओबीसी है। तो ये बात जो है उन्होंने अच्छे से समझा ली है कि जो है हमारे लिए जो ये राजनीति है, तो मोदी की राजनीति है, बैकवर्ड राजनीति है, अखिलेश की राजनीति है, ये है, तो मायावती कहाँ टिकती। तो जातिवादी जो असर है इसकी वजह से अच्छा जो सर, है। इस अब लास्ट सवाल ये कि जो आपने बताया, इसका तोड़ क्या है? क्या इससे कभी निजात मिल पाएगी बहुजन समाज के लोगों को? बहुजन समाज में जो माननीय साहब काशीराम का सपना था कि हम बहुजन समाज के लोग शासक बने।
तो आपको लगता है कि आप जो है वो उसमें से कुछ सफलता मिल पाएगी? ये जो दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है कि हमारे देखो 3-4 इलेक्शन हमने जो है हारे हैं, ठीक है? अब हमारे आदमी जो है ये सोचते हैं अरे बीजेपी तो पहले कह देती इतनी सीटें आएँगी, फिर से आएगी। तो वो देखते किसकी सरकार पर नहीं उधर खिसक जाते हैं। उधर पैसा मुर्गा बँटता है, उधर वो कौनो राशन पानी बँट रहा है, उधर पैसे बँटते हैं, तो हमारे लोग प्रचार करते हैं दिन-दिन भर और उधर रात में पैसा बाँटते हैं और कौन हमारे लोग जो है पैसा लेकर के बहन जी पे भी तो आरोप लग रहा है ना, बहन जी रोड पर नहीं निकलती हैं, लोगों के दुख-सुख में शामिल नहीं होती हैं। मोदी जी 3-3 सौ सभाएँ करते हैं, बहन जी बाहर नहीं निकलती हैं और बहन जी जो कहीं न कहीं बीजेपी के इशारे पर काम करती हैं। यस, यस। अभी जो है 2022 इलेक्शन में बहन जी ने जब घोषणा की थी, तो 5 फरवरी से लेकर के शायद 6 मार्च तक करीब 40 दिन 35 दिन तक बराबर रोज़ रैली की है मैंने, रोज़ डेली, एक ही दिन में 2-2 रैली की। और इतनी ज़्यादा भीड़ हुई थी, मैं 1 रैली 2 रैली में खुद था, कानपुर देहात की बिधुना जो है, जो विधानसभा वहाँ पे रैली की थी। उस दिन हेलीकॉप्टर मोदी का नहीं उतरा था कन्नौज में, इतनी भीड़ थी। तो जब भीड़ थी, तो ये सब भीड़ कहाँ चली जाती? मैं तो यही कहूँगा कि हमारे लोग वोट भी ज़्यादा है, पैसा भी उतना पैसा न अब जैसे हमारा कैंडिडेट है, कुल मिला के बड़ी मुश्किल से 50 लाख रुपया खर्च किया। अब वो 5 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, तो 5 करोड़ वाला जीतेगा कि 50 लाख पर जीतेगा? मतलब और कहेगा धन बल जो है वो हावी है। धन बल की वजह से हमारे लोग ने अच्छा बचा-खुचा काम उनका ईवीएम कर लेती है, ईवीएम कर लेती। ईवीएम अच्छा सर आपने अभी कहा कि जैसे धनबल जो है वो हावी है। अब मान्यवर साहब काशीराम के समय पर तो उतने संसाधन नहीं थे, साइकिल थी बस और कुछ नहीं था, विचार था। उन्होंने साइकिल से विचार को जन-जन तक पहुँचाया, लोगों को तैयार किया और सरकार बना ली। आज बसपा के पास ना तो पैसे की कमी है, ना संसाधनों की कमी है। उसके बावजूद भी हम लोग पिछड़ रहे हैं, तो फिर ये कह देना कि हम लोगों के पास धन नहीं है, संसाधन नहीं है, हमारे पास कमी है। हाँ, यस, तो यस। ये अभी तो अगर हम मान्यवर साहब काशीराम के फॉलोवर हैं, तो हमको समझना चाहिए। अभी जब हम एकजुट हो रहे हैं, अभी अच्छी खूब मार भी पड़ रही है। अभी जो दिक्कत आ रही है, वो ये आ रही है कि हम लोग चाहते हैं कि हम संगठित हो, लेकिन हमारे बीच बहुत सारे चमचा पैदा कर दिए। इतने चमचे दलाल पैदा कर दिए हैं, पैसा दे कर के। पोस्ट का लालच दे कर के, पैसा दे कर के और तो हमारे बीच में हमारे आदमी जो है तो वो कर रहे हैं डिफीट कर जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल बताऊँगा। अभी 2019 के अभी 22 के पहले कब चुनाव हुआ था? 2017 19 विधानसभा लोकसभा। लोकसभा हुआ था, ठीक है? तो नहीं, उसके पहले विधानसभा कब हुआ था जो 17 में हुआ था, 2017। 17 के इलेक्शन में 119 सीटें बीएसपी हारी थी। वो केवल 50 से वोट से लेकर के 5,000 6,000 वोट तक के मार्जिन से। और वो जो इतना 5,000 इतना जो कम वोट से हारी थी, वो केवल बीजेपी की वजह से नहीं हारी थी। इसमें तमाम हमारी दलित पार्टियाँ जो वोट काटी थी 100-100 200-200 वोट, उसकी वजह से हारी थी। और इसके लिए जो नहीं ये जो छोटा-छोटा वोट काट लेते हैं, वोट ही नहीं काटते। वो जो जो माहौल फैलाया जाता ना कि वो तो वो नहीं आ रही, वो नहीं आ रही, तो लोग असमंजस हो जाते हैं। असमंजस कि वो तो आएगी नहीं, तो वो घर में बैठे रहते हैं या कहीं इधर ब द कोन 100 उन्होंने वोट काट दिया, 100 उन्होंने काट दिया, 200 उन्होंने काट लिया, इसलिए जो जो 120 साटी 120 लगभग सीटें जो हारी है बीएसपी, 50 वोट से लेकर के 5,000 6,000 वोट तक, वो केवल हमारे ही दलित समुदाय के लोगों की वजह से हारी है। यार एक सवाल और है एक सवाल और है। संजय निषाद हैं, वो वामसेप से गए हैं और ये निषाद समाज पार्टी है। क्या नाम है ओम प्रकाश राजभर हैं, वो बहुजन समाज पार्टी से निकल कर के गए हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो है वो पल्लवी पटेल हैं। ये तमाम लोग मान्यवर साहब काशीराम ने तैयार किए थे और जो चले गए। इनकी अपनी पार्टी है और ये सब पहले बसपा के ही वोटर हुआ करते थे। ऐसी क्या मजबूरी है कि बहन जी ना तो राजभर से बात करने को तैयार हैं, ना चंद्रशेखर रावत जो यूथ है उससे बैठ कर के बात करने को तैयार हैं, ना संजय निषाद से बैठ कर के बात करने को तैयार हैं। मान्यवर साहब काशीराम ने जो नेता बनाए थे वो सब छोड़ कर के चले गए और बसपा मान्यवर साहब के जाने के बाद बहन जी ने नए नेता तैयार नहीं किए। तो वन मैन शो हो रहा है आपको लग रहा है? नहीं देखिए, पार्टी में डिक्टेटरशिप ज़रूरी है। इंदिरा गांधी की जब तक डिक्टेटरशिप चली, कांग्रेस खूब फलती-फूलती रही। सर उनके लिए फलती-फूलती रही, यहाँ तो नुकसान हो रहा है ना? यहाँ उन्होंने किया गड़बड़ तो वो सबको मौका दिया तो सब वो कांग्रेस भी चली। यहाँ भी जो है अनुशासित तरीके से काम करना बहुत ज़रूरी है। एक लीडर की बात नहीं मानेंगे, सब अपनी-अपनी झोंकेंगे तो इसलिए दिक्कत हो रही है। भई अभी जो है बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ जो है अभी 10 बाम सेब बने हुए हैं और 10 बाम सेब भी एकजुट नहीं हो रहे हैं। 10 बाम तो एकजुट नहीं हुए। लंबा समय से एक मैं नाम ले रहा हूँ बाबा बावन मेश्राम का 35 साल से लगा हुआ है। और पूरे ऑल इंडिया में कहीं एक सवा सौ तक वो नहीं जिता पाया, है ना? और रोज़ जो है केवल वन पॉइंट प्रोग्राम है कि बीएसपी के विरोध करना, बीएसपी को हटाओ, बीएसपी और बाद बाकी बीजेपी, कांग्रेस का भी उत्तर में विरोध करते हैं। एक तो ब्राह्मणों को गाली देते हैं, तो ब्राह्मणों को गाली दे कर के ब्राह्मणों को एकजुट कर दिया और एकजुट होकर हमारे लोगों को पिटाई करना शुरू कर दिए।
तो ये जो अलग-अलग सब अपना-अपना दिमाग लगा रहे हैं, ये गलत है। अपना दिमाग लगा आप ये कह रहे हैं कि जो बहन जी कर रही है वो ठीक है। समाज भटका हुआ है। वो आप कह रहे हैं कि जो बहन जी कर रही हैं वो ठीक है और हमें बहन जी पे विश्वास करना चाहिए। यस, मैं बता रहा हूँ बहुत दूर-दूर तक, जितना दूर आप देखना चाहो, बहुत दूर तक बीएसपी के अलावा कोई विकल्प है ही नहीं, मायावती के अलावा कोई विकल्प है ही नहीं दलित लोगों के लिए। तो आपको लगता है कि समाज आकाश आनंद को नेता स्वीकार करेगा? बिल्कुल करेगा नहीं तो और थोड़ी बहुत मार कम पड़ी है तो और मार पड़ेगी, समझे? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, उसको बचाने के लिए अगर एकजुट नहीं होंगे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। बाबा साहब अम्बेडकर का अगर संविधान चला गया तो बाबा साहब अम्बेडकर की मौत है और अगर बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर हो गई, खत्म हो गई तो काशीराम साहब की मौत है। सीधी-सीधी बात ये है। तो आप थे केएल जाटव साहब और ये मैं आपको एक बात बता दूँ अपने तमाम दर्शकों को कि जाटव साहब की उम्र 70 साल से ज़्यादा है। वामसेप से जुड़े रहे, उन्होंने जैसा अपने परिचय में बताया कि 85 में मान्यवर साहब काशीराम से पहली बार उनकी मुलाकात हुई थी और उसके बाद जो जितनी गति के साथ वो तब काम करते थे, उतनी ही गति के साथ में वो अब भी काम करते हैं। तो पहली बात तो मैं सलाम करता हूँ ऐसे उन तमाम हमारे जो प्रबुद्ध साथी हैं जिनसे हम लोग सीखते हैं। और यूथ पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को सीखना चाहिए कि रिटायर होने के बाद भी साहब लगे हुए हैं। जो लोग मायावती पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और कहते हैं, तो उनके लिए भी केएल जाटव साहब का इंटरव्यू महत्वपूर्ण है। वो समझ सकते हैं कि मायावती के अलावा और बसपा के अलावा कोई विकल्प नहीं है और अगर आप आकाश आनंद को नेता स्वीकार नहीं करते हो, तो जैसा जाटव साहब का कहना है कि समाज और पिटेगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। नए हो तो हमें सब्सक्राइब कीजिए और अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हो, तो हमें फॉलो कीजिए। मैं राहुल नागपाल, लखनऊ से कैमरामैन सत्यप्रकाश गौतम जी के साथ।